अध्याय 4। देर शाम मैक्सिम को एहसास हुआ कि वह इस शहर से तंग आ चुका है, कि वह कुछ और नहीं देखना चाहता था लेकिन कुछ खाना चाहता था। उन्होंने पूरा दिन अपने पैरों पर खड़ा होकर बिताया, एक असाधारण राशि देखी, लगभग कुछ भी नहीं समझा, साधारण बातें सुनकर कुछ नए शब्द सीखे और संकेतों और पोस्टरों पर कई स्थानीय अक्षरों की पहचान की। फंक की दुर्घटना ने उसे शर्मिंदा कर दिया और हैरान कर दिया, लेकिन कुल मिलाकर वह खुश था कि उसे फिर से अपने डिवाइस पर छोड़ दिया गया। उन्हें आज़ादी पसंद थी, और जब वे बेगेमोटोव के 5 मंजिला दीमक के टीले में खराब वेंटिलेशन के साथ बैठे थे, तब उन्हें वास्तव में स्वतंत्रता की कमी महसूस हुई थी। कुछ सोचने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए खो जाने का फैसला किया। विनम्रता विनम्रता है और जानकारी जानकारी है। संपर्क प्रक्रिया बेशक पवित्र है, लेकिन स्वतंत्र जानकारी प्राप्त करने का कोई बेहतर तरीका नहीं है। शहर ने उनकी कल्पना पर कब्जा कर लिया। वह जमीन से चिपका रहा। यहाँ सारा ट्रैफिक या तो जमीन पर था या जमीन के नीचे था। घरों के बीच और घरों के ऊपर के विशाल स्थान खाली थे, धुएं, बारिश और कोहरे से भरे हुए थे। यह धूसर, धुंधला, रंगहीन था, हर जगह एक जैसा था, अपनी इमारतों के साथ नहीं, जिनके बीच बहुत सुंदर इमारतें थीं, न कि सड़कों पर भीड़ का नीरस झुंड। इसकी अंतहीन नमी, ठोस पत्थर और डामर की बेजान बेजान कुछ सबसे महत्वपूर्ण चीजों में ऐसा ही है। यह एक विशाल घड़ी की तरह लग रहा था जिसमें दोहराए जाने वाले हिस्से नहीं होते हैं, लेकिन सब कुछ ही शाश्वत लय में चलता है, घूमता है, चंगुल जाता है, अलग हो जाता है, जिसके परिवर्तन का अर्थ केवल एक ही चीज है, खराबी, टूटना, रुकना। ऊंची पत्थर की इमारतों वाली सड़कों ने छोटे लकड़ी के घरों वाली सड़कों को रास्ता दिया। भीड़ को विशाल चौकों के आलीशान खालीपन से बदल दिया गया। सुंदर टोपी के नीचे भूरे भूरे और काले रंग के सूट फटे पीके कपड़ों के नीचे भूरे भूरे और काले रंग के लत्ता को रास्ता देते थे। एक समान नीरस गुनगुनाहट को अचानक संकेतों की एक जंगली जयकार गर्जना से बदल दिया गया, चीखते हुए और गाते हुए, और यह सब आपस में जुड़ा हुआ था, सख्ती से कुछ अज्ञात आंतरिक व्यसनों से जुड़ा हुआ, लंबे समय से सेट किया गया है, और कुछ भी अपने आप में मायने नहीं रखता है। सभी लोग एक जैसे दिखते थे, सभी एक ही तरह से काम करते थे, और आपको बस इतना करना था कि सड़कों को पार करने के नियमों को करीब से देखें और समझें कि आप कैसे खो गए, दूसरों के बीच घुल गए, और जरा सा भी ध्यान आकर्षित किए बिना 1000 साल तक भीड़ में घूम सकते हैं। यह दुनिया शायद काफी जटिल थी और कई कानूनों द्वारा शासित थी, लेकिन मैक्सिम ने पहले से ही एक और सबसे महत्वपूर्ण कानून की खोज कर ली थी। वह करे जो हर कोई करता है और जैसे हर कोई करता है। अपने जीवन में पहली बार वह हर किसी की तरह बनना चाहता था। उसने देखा कि कुछ लोग दूसरों से अलग बर्ताव कर रहे हैं, और ये लोग उससे सचमुच घृणा करते थे। वे धारा के उस पार मोतियों से झुलस रहे थे, डगमगाते थे, उन लोगों को पकड़ते थे जिनसे वे मिलते थे, फिसलते और गिरते थे, उनसे घिनौनी और अप्रत्याशित रूप से बदबू आती थी। उन्होंने उन्हें टाला लेकिन उन्हें छुआ नहीं, और उनमें से कुछ बारिश में दीवारों के सहारे सपाट पड़े थे। और मैक्सिम को बाकी सब पसंद थे। भीड़ के साथ वह गंदी कांच की छतों के नीचे तेजी से बढ़ते सार्वजनिक गोदामों में भाग गया, इन गोदामों को बाकी सभी के साथ छोड़ दिया, बाकी सभी के साथ भूमिगत हो गया, भीड़ भाड़ वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में घुस गया, अकल्पनीय गर्जना और क्लैंग में कहीं भाग गया, धारा द्वारा उठाया गया, फिर से सतह पर आया, कुछ नई सड़कों पर, पुराने लोगों की तरह वे अलग हो गए, और फिर मैक्सिम ने उनमें से एक को चुना, स्ट्रीम करता है और इसके साथ भाग जाता है। फिर शाम हुई जब कमजोर रोशनी आई, जमीन से ऊपर लटक रही थी और लगभग कुछ भी नहीं रोशन कर रही थी। बड़ी सड़कें बहुत भीड़ भाड़ वाली हो गईं, और इस भीड़ से पीछे हटते हुए मैक्सिम ने खुद को एक आधी खाली और अंधेरी गली में पाया। यहीं पर उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास आज के लिए बहुत कुछ है, और वे रुक गए। उन्होंने 3 चमकती सुनहरी गेंदें, कांच की गैस की नलियों से बना एक चमकता नीला शिलालेख और तहखाने की ओर जाने वाला एक दरवाजा देखा। वह पहले से ही जानता था कि 3 सुनहरे गुब्बारे आमतौर पर उन जगहों को दर्शाते हैं जहां खाना परोसा जाता है।
वह कटी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरे और उन्होंने सालसा को देखा, जिसमें एक नीची छत थी, 1 दर्जन खाली मेजें थी, एक फर्श पूरी तरह से साफ चूरा से ढका हुआ था और एक कांच का बुफे जिसमें इंद्रधनुषी तरल पदार्थों से भरी रोशनी वाली बोतलें थीं। इस कैफे में लगभग कोई नहीं था। लुढ़की हुई आस्तीन वाली सफेद जैकेट में एक ढीली बूढ़ी औरत धीरे धीरे बुफे के पास निकल प्लेटेड बैरियर के पीछे जा रही थी। कुछ ही दूरी पर गोल मेज पर एक छोटा लेकिन मजबूत आदमी, जिसका चेहरा हल्का चौकोर था, उसकी मोटी काली मूछें थीं, लापरवाह मुद्रा में बैठा था। यहाँ कोई भी चिल्लाता नहीं था, चिल्लाता था या नीले धुएं को बाहर नहीं निकालता था। मैक्सिम अंदर आया। उसने बफे से दूर एक जगह पर एक मेज उठाई और बैठ गया। बैरियर के पीछे की ढीली औरत ने उसकी दिशा में देखा और जोर से कुछ कहा। मूंछ वाले आदमी ने भी उसे खाली आंखों से देखा, मुंह फेरा, उसके सामने एक लंबा गिलास साफ तरल पदार्थ लिया, उसे चुस्की लिया और उसे अपनी जगह पर रख दिया। कहीं दरवाजा बंद हुआ और एक जवान और प्यारी लड़की साल्स में सफेद फीता वाले एप्रन में दिखाई दी। उसने मैक्सिम को अपनी आंखों से देखा, ऊपर आई, अपनी उंगलियों को मेज पर झुकाकर उसके सिर के ऊपर देखा। उसकी साफ कोमल त्वचा थी, उसके ऊपरी होंठ पर हल्की फुंसियां थीं और सुंदर धूसर आंखें थीं। मैक्सिम ने अपनी उंगली से अपनी नाक की नोक को बहादुरी से छुआ और कहा, मैक्सिम। लड़की ने विस्मय से उसकी ओर देखा, मानो उसने उसे अभी देखा हो। वह इतनी प्यारी थी कि मैक्सिम अनजाने में कान से कान तक मुस्कुराया और फिर वह भी मुस्कुराया, अपनी नाक की ओर इशारा किया और कहा, खुशी हुई। अच्छा, मैक्सिम ने कहा। डिनर। उसने सिर हिलाया और कुछ पूछा। मैक्सिम ने भी सिर्फ मामले में सिर हिलाया। वह मुस्कुराया और उसकी देखभाल करने लगा। वह पतली और हल्की थी और यह याद करके अच्छा लगा कि इस दुनिया में सुंदर लोग भी हैं। उस ढीली चाची ने बफे में एक लंबा घिनौना वाक्यांश बोला, अपनी बाधा के पीछे गायब हो गई। मैक्सिम ने सोचा कि उन्हें यहाँ की बाधाएं पसंद हैं। उनके हर जगह अवरोध हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ जो कुछ भी मिला है वह बहुत तनाव में है। तब उसने पाया कि मूंछ वाला आदमी उसे देख रहा था। यह अप्रिय, अमित्र लगता है, और अगर आप करीब से देखें तो वह खुद एक तरह से अप्रिय है। यह कहना मुश्किल है कि यहाँ क्या मामला है, लेकिन किसी कारण से वह भेड़िया या बंदर के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा ही हो। चलो उसके बारे में बात नहीं करते। राडा फिर से प्रकट हुए और उन्होंने मैक्सिम के सामने मांस और सब्जियों के दलिया की एक प्लेट और झागदार तरल से भरा एक मोटा कांच का मग रखा। अच्छा हुआ, मैक्सिम ने कहा और एक आकर्षक थपथपाकर अपने बगल वाली कुर्सी को थपथपाया। वह वास्तव में चाहता था कि राडा खाना खाते समय वहीं बैठे, उसे कुछ बताए और वह उसकी आवाज़ सुने और उसे यह महसूस कराए कि वह उसे कैसे पसंद करती है और वह उसके आसपास कितनी खुश है। लेकिन राडा बस मुस्कुराई और उसने अपना सिर हिला दिया। उसने कुछ कहा, मैक्सिम ने बैठो शब्द को समझा और वह बाधा की ओर चली गई। यह अफसोस की बात है, मैक्सिम ने सोचा। उन्होंने दो तरफा कांटा लिया और खाना शुरू किया। मित्रता, सहानुभूति और उन 30 शब्दों से बातचीत करने की जरूरत को व्यक्त करने वाला एक मुहावरा बनाने की कोशिश की जिन्हें वह जानते थे। राडा अपनी पीठ को उस बाधा के सहारे झुकाते हुए अपनी बाहों को छाती के ऊपर रखकर खड़ी हो गई और उसकी ओर देखने लगी। जब भी उनकी आंखें मिलती थीं, वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे और मैक्सिम को कुछ आश्चर्य होता था कि राडा की मुस्कान हर बार फीकी और असुरक्षित हो जाती थी। उनकी भावनाएं बहुत मिली जुली थीं। उन्हें राडू को देखने में मजा आता था, हालांकि यह भावना बढ़ती चिंता के साथ मिश्रित थी। उन्होंने ऐसे भोजन का आनंद लिया जो अप्रत्याशित रूप से स्वादिष्ट और काफी पौष्टिक था। उसी समय उसने मूंछित आदमी की दमनकारी निगाहों को एक तिरछी नजर से महसूस किया और बाधा के पीछे से बह रही अपनी ढीली चाची की नाराजगी को अचूक रूप से पकड़ लिया। उसने सावधानी से मग से शराब पी। वह बियर थी, ठंडी थी, ताज़ा थी, लेकिन शायद बहुत ताकतवर थी।
किसी शौकीन व्यक्ति के लिए नहीं। उस्ती ने कुछ कहा और राडा अपनी मेज पर चली गई। उन्होंने अस्पष्ट और अप्रिय बातचीत शुरू की, लेकिन फिर मैक्सिम पर मक्खी ने हमला कर दिया और उन्हें लड़ना पड़ा। मक्खी शक्तिशाली, नीली और दिलेर थी। ऐसा लग रहा था कि वह एक ही बार में सभी तरफ से कूद रही थी। वह गूंज रही थी और गरज रही थी, मानो मैक्सिम को अपने प्यार की व्याख्या कर रही हो कि वह उड़ना नहीं चाहती थी। वह उसके साथ और उसकी थाली लेकर उन पर चलना, उन्हें चाटना चाहती थी। वह जिद्दी और वाचाल थी। यह सब मैक्सिम के गलत कदम उठाने के साथ समाप्त हुआ और वह बियर में गिर गया। मैक्सिम ने जोर से मग को दूसरी टेबल पर ले जाया और स्ट्यू को खाना खत्म करना शुरू कर दिया। राडा ने आकर बिना मुस्कुराए दूर देखते हुए कुछ पूछा। हाँ, मैक्सिम ने बस मामले में कहा। मैं खुश हूँ। उसने घोर भय से उसकी ओर देखा, बैरियर की ओर चली गई और चांदी की थाल पर भूरे रंग के तरल पदार्थ से भरा एक छोटा सा शॉट ग्लास लेकर वापस लौटी। स्वादिष्ट, मैक्सिम ने लड़की को प्यार से और चिंता से देखते हुए कहा। क्या बुरा है? मुझे खुशी है कि आप यहाँ बैठकर बात कर सकते हैं। हमें बात करनी चाहिए। दूर मत जाओ। इस ध्यानपूर्वक सोचे गए भाषण ने राडो पर अप्रत्याशित रूप से बुरा प्रभाव डाला। मैक्सिम ने यह भी सोचा कि वह रोने वाली है। किसी भी मामले में उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कुछ फुसफुसाया और हॉल से भाग गई। बैरियर के पीछे बैठी ढीली औरत ने कुछ क्रोधित शब्द कहे। मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैक्सिम ने चिंता के साथ सोचा। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि क्या है। वह केवल यह समझता था कि न तो एक मूंछित आदमी और न ही ढीली औरत चाहती थी कि राडा उसके साथ बैठे और बात करे। लेकिन चूंकि वे स्पष्ट रूप से प्रशासन और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रतिनिधि नहीं थे और चूंकि मैक्सिम ने स्पष्ट रूप से कोई कानून नहीं तोड़ा था, इसलिए इन नाराज लोगों की राय को शायद ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए था। मूंछ वाले आदमी ने अपने दांतों के माध्यम से कुछ कहा, धीरे से लेकिन एक बहुत ही अप्रिय स्वर के साथ। एक घूंट में अपना गिलास खत्म किया, मेज के नीचे से एक मोटी काली पॉलिश की हुई बेत निकाली, उठ गया और धीरे धीरे मैक्सिम के पास पहुंचा। वह सड़क के उस पार बैठ गया, अपनी बेत को मेज के पार रख दिया और मैक्सिम की ओर नहीं देख रहा था, लेकिन उससे स्पष्ट रूप से बात कर रहा था। धीमे भारी शब्दों को दबाने लगा, अक्सर मसरश दोहराता था। मैक्सिम को लगता था कि उसका भाषण बार बार इस्तेमाल करने से उसकी बदसूरत बेत की तरह काला और पॉलिश किया हुआ था। यह भाषण काला खतरा, चुनौती और नापसंद था, और यह सब एक अजीब विचार था। यह था स्वर शैली में उदासीनता, चेहरे पर उदासीनता और रंगीन चमकदार आंखों का खालीपन। मुझे समझ नहीं आया, मैक्सिम ने गुस्से से कहा। फिर मूंछ वाले आदमी ने धीरे से अपना सफेद चेहरा उसकी ओर घुमाया, उसकी ओर देखा, धीरे धीरे अलग से एक सवाल पूछा और अचानक चतुराई से एक लंबा, चमकदार चाकू उसकी बेत से एक संकीर्ण ब्लेड के साथ छीन लिया। मैक्सिम और भी उलझन में था। न जाने क्या कहना है या कैसे प्रतिक्रिया देनी है। उसने मीट से एक कांटा लिया और उसे अपनी उंगलियों में घुमाया। मूंछ वाले आदमी पर इसका अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा। वह बिना उठे धीरे से उछल गया और अपनी कुर्सी को खटखटाते हुए बेहुदा ढंग से अपने सामने चाकू रखकर बैठ गया। उसकी मूछें उठी और उसके लंबे पीले दांत उजागर हो गए। बैरियर के पीछे मौजूद ढीली चाची गगनभेदी चीख पड़ी और मैक्सिम आश्चर्य से उछल पड़ी। उस्ती ने अचानक खुद को बहुत करीब पाया, लेकिन उसी क्षण राडा कहीं से प्रकट हुई, उसके और मैक्सिम के बीच खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाने लगी, पहले मूंछ वाले आदमी पर और फिर मैक्सिम की ओर मुड़ी। मैक्सिम को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मूंछित अचानक अप्रिय रूप से मुस्कुराया, अपना बेत ले लिया, उसमें अपना चाकू छिपा लिया और शांति से बाहर निकलने के लिए चला गया। वह दरवाजे पर घूमा, कुछ छोटे शब्द कहे और भाग गया। पीली, कांपते होठों के साथ राधा ने अपनी गिरी हुई कुर्सी को उठाया, मेज पर बिखरे भूरे रंग के तरल को रुमाल से पोंछा, गंदे बर्तन ले गई, उसे ले गई, वापस आई और मैक्सिम से कुछ कहा। मैक्सिम ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ।
राडा ने वही बात दोहराई और उसकी आवाज चिढ़ गई। हालांकि मैक्सिम को लगा कि वह इतनी गुस्से में नहीं थी जितना कि डर गई थी। नहीं, मैक्सिम ने कहा, और तुरंत बाधा के पीछे की चाची बहुत चिल्लाई और उसके गाल हिला दिए। और फिर मैक्सिम ने आखिरकार स्वीकार किया, मुझे समझ नहीं आया। चाची बाधा से बाहर कूद गई। एक पल के लिए भी चीखना बंद नहीं किया। मैक्सिम के पास उड़ान भरी, उसके सामने अपने हाथों को अपनी तरफ रखकर खड़ी हो गई और चिल्लाई, और फिर उसके कपड़े पकड़ लिए और अपनी जेबों से बेरहमी से टकराने लगी। स्तब्ध। मैक्सिम ने विरोध नहीं किया। वह बस यही कहता रहा, मत करो, और उसने राडो की ओर ध्यान से देखा। उसकी ढीली चाची ने उसे छाती में धकेल दिया और मानो उसने एक भयानक निर्णय लिया हो, बाधा को पार करते हुए वापस अपनी जगह पर पहुंच गई और उसका ईयरफोन पकड़ लिया। मैक्सिम को एहसास हुआ कि उसके पास बैंगनी प्रिंट वाले कागज के ये सभी गुलाबी और हरे रंग के टुकड़े नहीं हैं, जिसके बिना, जाहिर है, सार्वजनिक स्थानों पर यहाँ दिखना असंभव है। फंक, उन्होंने भावुकता से कहा, फंक खराब है। जाइए, यह बुरा है। फिर सब कुछ अचानक बैटरी खत्म हो गया। ग्लैड ने उस ढीली औरत से कुछ कहा, जिसने अपना ईयरफोन उतार दिया, थोड़ी और पूजा की और शांत हो गई। राडा ने मैक्सिम को अपनी मूल सीट पर बिठाया, उसके सामने बियर का एक नया मग रखा और उसकी अवर्णनीय खुशी और राहत के लिए कंधे से कंधा मिलाकर बैठ गया। यह कुछ समय से बहुत अच्छा चल रहा था। राडा ने सवाल पूछे। मैक्सिम ने खुशी से मुस्कराते हुए उनका जवाब दिया, मुझे समझ नहीं आया। ढीली चाची दूर तक बड़बड़ा रही थी। मैक्सिम ने तनाव में एक और वाक्यांश बनाया और घोषणा की कि बारिश हो रही है, मासरक्ष, खराब कोहरा। राडा हंसी और फिर एक और जवान और सुंदर लड़की आई। सभी का अभिवादन किया। वह और राडा बाहर गए और कुछ समय के लिए राडा अपने इब्रिन के बिना एक चमकदार लाल कोट पहने हुए, एक हुड के साथ एक चमकदार लाल कोट पहने हुए और उसके हाथ में एक बड़ा चेकर बैग पहने हुए दिखाई दी। चलो चलते हैं, उसने कहा और मैक्सिम उछल पड़ी। हालांकि इसे तुरंत छोड़ना संभव नहीं था। ढीली चाची फिर से चिल्लाई। फिर उसे कुछ पसंद नहीं आया, फिर से उसे कुछ चाहिए था। इस बार वह एक कलम और एक कागज का टुकड़ा लहरा रही थी। राडा कुछ समय से उससे बहस कर रही थी, लेकिन एक दूसरी लड़की आई और उसने अपनी चाची का पक्ष लिया। यह कुछ स्पष्ट था और राडा ने आखिरकार भरोसा किया। फिर उन तीनों ने मैक्सिम को परेशान किया। सबसे पहले उन्होंने बारी बारी से कोरस में वही सवाल पूछा जो मैक्सिम को बेशक समझ नहीं आया। उसने बस अपनी बाहें सिकोड़ लीं। तब राडा ने सभी को बात करना बंद करने का आदेश दिया, धीरे से मैक्सिम को छाती पर थपथपाया और पूछा, मैक्सिम। मैक्सिम, उन्होंने सही किया। सिम। मैक्सिम। मैक आवश्यक नहीं है। सिम जरूरी नहीं है। मैक्सिम। तब राडा ने अपनी उंगली उसकी नाक पर रख दी और कहा, राडा गाल। मैक्सिम। मैक्सिम को आखिरकार एहसास हुआ कि किसी कारण से उन्हें उनके अंतिम नाम की आवश्यकता थी। यह अजीब था, लेकिन किसी और चीज ने उसे और हैरान कर दिया। गाल? उन्होंने कहा, गाय गाल। साइलेंस ने राज किया। हर कोई हैरान था। गाय गाल, मैक्सिम ने खुशी से दोहराया। लड़का अच्छा आदमी है। एक शोर था। सभी औरतें एक ही बार में बात करती थीं। वह मैक्सिम के साथ खिलवाड़ करके खुश हुई और उसने कुछ पूछा। यह स्पष्ट था कि वह इस बात में बहुत दिलचस्पी रखती थी कि मैक्सिम गाय को कैसे जानती थी। लड़का, 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 समझ से बाहर के शब्दों की एक धारा में चमक रहा था। मैक्सिम के अंतिम नाम के बारे में पूछे गए सवाल को भुला दिया गया। मसरक्ष, ढीली चाची ने आखिरकार कहा और हंसी, और लड़कियां भी हंसी, और राडा ने मैक्सिम को अपना चेकर बैग सौंप दिया, उसे हाथ से पकड़ लिया और वे बारिश में बाहर चली गईं।
वे इस खराब रोशनी वाली गली के अंत तक चले और एक और भी कम रोशनी वाली गली में बदल गए, जिसमें कीचड़ भरे फुटपाथ के किनारों पर तिरछे लकड़ी के घर थे जो पत्थरों से असमान रूप से पक्की थी। फिर वे बार बार मुड़े। टेढ़ी मेढ़ी सड़कें खाली थी, उनके रास्ते में एक भी व्यक्ति नहीं मिला। अंधी खिड़कियों में पर्दे के पीछे रंगीन लैंपशेड चमकते थे। अस्थायी धुंधला संगीत हो सकता था सुना, बुरी आवाजों में कोरल गायन। सबसे पहले राडा ने विशद रूप से बातचीत की, अक्सर गाय के नाम को दोहराते हुए, और मैक्सिम पुष्टि करता रहा कि लड़का अच्छा था, लेकिन जर्मन में जोड़ा कि आपको लोगों के चेहरे पर नहीं मारना चाहिए कि यह अजीब था और वह मैक्सिम इसे समझ नहीं पाया। हालांकि जैसे जैसे सड़कें संकरी, गहरी और कीचड़ भरी होती गईं, राडा का भाषण तेजी से बाधित होता गया। कभी कभी वह रुक जाती और अंधेरे में देखती, और मैक्सिम को लगता कि वह सूखी सड़क पर चल रही है, लेकिन वह अंधेरे में कुछ और ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे पोखर दिखाई नहीं देते थे और मैक्सिम को उसे हर बार धीरे से सूखी जगहों पर खींचना पड़ता था। और जहाँ सूखी जगह नहीं होती थी, वह उसे अपनी बांग के नीचे ले जाता था और उसे ले जाता था। उसे अच्छा लगता था। हर बार वह खुशी से ठिठुर जाती थी, लेकिन वह इस बारे में भूल गई क्योंकि वह डरती थी। वे कैफे से जितना दूर जाते थे, वह उतनी ही ज्यादा डरती थी। सबसे पहले मैक्सिम ने उसे थोड़ा जोश और आत्मविश्वास देने के लिए उसके साथ नर्वस संपर्क खोजने की कोशिश की, लेकिन फंक की तरह यह कारगर नहीं हुआ। और जब वे झुग्गियों से बाहर आए और खुद को पूरी तरह से कीचड़ भरी कच्ची सड़क पर पाया, जिसके दाईं ओर एक अंधीन गीली बाड़ थी जिसके ऊपर जंग लगे कांटेदार तार थे, और एक भी बिना एक अभेद्य काली दुर्गंधयुक्त बंजर भूमि थी। एक खानी राडा पूरी तरह से मुरझा गई। वह लगभग रो पड़ी, और मैक्सिम ने उसे थोड़ा खुश करने के लिए अपने गले की शीश पर सबसे मजेदार गाने गाना शुरू कर दिया जिसे वह जानता था, और इससे मदद मिली, लेकिन नहीं लंबे समय तक, केवल बाढ़ के अंत तक। और फिर घर, लंबे पीले 2 मंजिला अंधेरी खिड़कियों के साथ, ठंडी धातु, जैविक तेल की गंध, कुछ और भरी हुई और अक्सर रोशनी शायद ही कभी और मैला थी। और दूरी में कुछ बेकार अंधे मेहराब के नीचे गीले लोग खड़े थे, और राडा रुक गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और रुक रुक कर कानाफूसी में बोली। वह अपने लिए डरती थी और उससे भी ज्यादा उसके लिए डरती थी। फुसफुसाते हुए उसने उसे वापस खींच लिया, और उसने आज्ञा मानी, यह सोचकर कि इससे उसे बेहतर महसूस होगा। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ निराशा का एक लापरवाह कार्य था, और वह भाग गया। चलो चलते हैं, उसने प्यार से उससे कहा। चलो चलते हैं, राडा। यह बुरा नहीं है, अच्छा है। वह एक बच्चे की तरह सुनती थी। वह उसे ले गया, हालांकि उसे रास्ता नहीं पता था, और अचानक उसे एहसास हुआ कि वह इन गीली आकृतियों से डरती है, और बहुत हैरान थी क्योंकि उनके बारे में कुछ भी डरावना या खतरनाक नहीं था। इतना अच्छा नहीं, साधारण मूल निवासी बारिश में कुटिल खड़े थे और उमस से कांप रहे थे। पहले उनमें से 2 थे, फिर एक तीसरा, और चौथा नशीले पदार्थों की छड़ियों की रोशनी के साथ कहीं से दिखाई दिया। मैक्सिम इन आकृतियों को देखकर पीले घरों के बीच एक खाली गली में टहल रहा था, और राडा उसके करीब आ गई और उसने उसके कंधों को गले से लगा लिया। अचानक उसे लगा कि उससे गलती हो गई है, कि राडा डर से नहीं बल्कि ठंड से कांप रही थी। गीले लोगों के बारे में कुछ भी खतरनाक नहीं था। वह उनके पास से गुजरा, इन झुके हुए लंबे चेहरे वाले सर्द लोगों के पास से गुजरा, जिनके हाथ उनकी जेब में गहरे थे। गर्म होने के लिए पेट भर रहा था, दुखी, नशीली दवाओं से जहर लिया था, और उन्होंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, और राडा ने ऊपर देखा भी नहीं। हालांकि वह इतने करीब आ गया कि उसने उनकी अस्वस्थ असमान सांस लेने की आवाज सुनी। उसने सोचा कि राडा कम से कम अब शांत हो जाएगा। वे पहले से ही मेहराब के नीचे थे, और अचानक आगे, जैसे कि जमीन से बाहर, चार और दिखाई दिए और सड़क के उस पार खड़े हो गए, जैसे कि पीली दीवारों से अलग हो, बिल्कुल गीले और दयनीय। लेकिन उनमें से एक के पास एक लंबा मोटा बेत था, और मैक्सिम ने उसे पहचान लिया। हास्यास्पद मेहराब के छिलने वाले गुंबद के नीचे ड्राफ्ट में एक नग्न प्रकाश बल्ब लटका हुआ था। दीवारें फफूंदी और दरारों से ढकी हुई थी, और मेरे पैरों के नीचे गंदे पैरों के निशान और कार के टायरों के साथ गंदा सीमेंट फटा हुआ था।
वे जोर से पीछे पानी भर रहे थे। मैक्सिम ने पीछे मुड़कर देखा, चारों पकड़ रहे थे, रुक रुक कर और असमान रूप से सांस ले रहे थे, अपने हाथों को अपनी जेब से बाहर रख रहे थे, भागते समय अपनी डरावनी नशीली दवाओं की छड़ियों को थूक रहे थे। राडा निचोड़ते हुए चिल्लाई, उसका हाथ छोड़ दिया और अचानक भीड़ बढ़ गई। मैक्सिम को दीवार के खिलाफ दबाया गया था। लोग उसके करीब खड़े थे, उन्होंने उसे नहीं छुआ, उनके हाथ उनकी जेब में थे, उन्होंने उसकी ओर देखा भी नहीं। वे बस खड़े रहे और उसे हिलने नहीं दिया। पर अपने सिर के माध्यम से उसने देखा कि दोनों ही राडो के हाथ पकड़े हुए थे और मूंछ वाला आदमी उसके पास पहुंचा। धीरे धीरे अपने बाएं हाथ में अपना बेत रख दिया और अपने दाहिने हाथ से धीरे धीरे और आलसी रूप से टकराया उसका गाल। यह इतना पागलपन और असंभव था कि मैक्सिम ने अपनी वास्तविकता की भावना खो दी। उसके दिमाग में कुछ बदलाव आया। लोग गायब हो गए हैं। यहाँ केवल 2 लोग थे, वह और राडा, और बाकी गायब हो गए। इसके बजाय खौफनाक और खतरनाक जानवर कीचड़ में अजीब तरह से और बुरी तरह से रौंद दिए गए। शहर चला गया था। मेरे सिर के ऊपर का मेहराब और प्रकाश बल्ब चले गए थे। अभेद्य पहाड़ों की भूमि थी। पेंडोरा पर उस देश एक गुफा थी। नंचित्तेदार बंदरों द्वारा स्थापित एक नीच जाल था और धुंधला पीला चांद उदासीनता से गुफा में देखता था और आपको जीवित रहने के लिए लड़ना पड़ता था। और वह वैसे ही लड़ने लगा जैसे उसने पेंडोरा पर किया था। समय आज्ञाकारी रूप से रुक गया। सेकंड लंबे और लंबे हो गए और हर एक के दौरान अब बहुत सारी अलग अलग हरकतें कर सकते थे, बहुत हिट कर सकते थे और सभी को एक साथ देख सकते थे। वे अनाड़ी थे, ये बंदर, वे दूसरे खेल से निपटने के आदी हैं। शायद इससे पहले कि उन्हें यह महसूस करने का समय मिले कि उन्होंने गलत चुनाव किया है, कि उनके लिए दौड़ना सबसे अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने लड़ने की भी कोशिश की। मैक्सिम ने एक और जानवर को निचले जबड़े से पकड़ लिया, उसके कोमल सिर पर झटका दिया और अपनी हथेली से उसकी पीली धड़कती गर्दन पर प्रहार किया और तुरंत अगले जानवर की ओर मुड़ा, उसे पकड़ लिया, उसे काट दिया, पकड़ लिया, उसे पकड़ लिया, काट दिया। दुर्बल शिकारी सांस के बादल में, गुफा की गूंज सन्नाटे में, अंधेर में, पीले पानी में, और उसका गंदा कुटिल पंजों ने उसकी गर्दन फाड़ दी और फिसल गए। उसके पीले नुकीले उसके कंधे में घुस गए और फिसल भी गए। अब आसपास कोई नहीं था और एक क्लब वाला नेता गुफा छोड़ने की जल्दी में था, क्योंकि सभी नेताओं की तरह उनकी सबसे तेज प्रतिक्रिया थी और सबसे पहले उन्हें समझ में आया कि क्या चल रहा है। मैक्सिम ने उसकी एक झलक पकड़ी, उसकी त्वरित प्रतिक्रिया कितनी धीमी थी। कुछ सेकंड धीरे धीरे बीतते गए और तेज तर्रार नेता मुश्किल से अपने पैरों को हिला पाए और मैक्सिम कुछ सेकंड के बीच फिसल गया, उसे पकड़ लिया और दौड़ते समय उसे हैक कर लिया और तुरंत रुक गया। समय सामान्य हो गया है, गुफा एक मेहराब बन गई है, चंद्रमा एक प्रकाश बल्ब बन गया है और पेंडोरा पर उस देश फिर से एक अजीब ग्रह पर एक अतुल्य शहर बन गया है, जो पेंडोरा की तुलना में अधिक समझ से बाहर है। मैक्सिम अपने खुजलीदार हाथों को नीचे रखकर आराम कर रहा था। मूंछित नेता अपने पैरों पर जोर से झुलस गया। उसके घायल कंधे से खून बह रहा था और फिर राडा ने उसका हाथ पकड़ा और रोते हुए उसे अपनी हथेली से अपने गीले चेहरे पर दौड़ा दिया। उसने चारों ओर देखा। गंदे सीमेंट के फर्श पर थैलों में शव पड़े थे। उन्होंने स्वचालित रूप से उन्हें गिना, 6, जिनमें नेता भी शामिल थे, और उन्हें लगा कि 2 भाग गए हैं। वह राडा के स्पर्श से बेहद खुश थे और उन्हें पता था कि उन्होंने सही काम किया है और जो करना था वह किया, न तो एक बूंद ज्यादा, न एक बूंद कम। जो लोग वहां से निकलने में कामयाब रहे वे चले गए। वह उन्हें पकड़ नहीं पाया, हालांकि वह उन्हें पकड़ सकता था। अब भी वह सुरंग के अंत में घबराहट के मारे उनके जूतों को खटखटाते हुए सुन सकता था। और जो नहीं निकल पाए वे झूठ बोल रहे थे और उनमें से कुछ मर जाएंगे और कुछ पहले ही मर चुके थे। वह अब समझ गया था कि आखिरकार वे लोग हैं, बंदर या बख्तरबंद भेड़िए नहीं। हालांकि उनकी सांसों से बदबू आ रही थी, उनका स्पर्श गंदा था और उनके इरादे शिकारी और घृणित थे।
फिर भी उसे कुछ पछतावा और नुकसान महसूस हुआ, मानो उसने कुछ शुद्धता खो दी हो, मानो उसने पूर्व मैक्सिम की आत्मा का अभिन्न अंग खो दिया हो। और वह जानता था कि पुराना मैक्सिम हमेशा के लिए गायब हो गया था, और इससे उसे थोड़ा कड़वा महसूस हुआ, और इससे उसके अंदर कुछ अपरिचित गर्व पैदा हो गया। चलो चलते हैं, मैक्सिम, राडा ने चुपचाप कहा, और उसने आज्ञाकारी ढंग से उसका पीछा किया। आप चूक गए। संक्षेप में, आप चूक गए। मैं कुछ नहीं कर सका। आप जानते हैं कि यह कैसे होता है। धिक्कार है, फंक। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आपको बस इतना करना था कि अपने ड्राइवर को साथ लाएं। मुझे पता है कि यह मेरी गलती है, लेकिन किसने उम्मीद की होगी? इस बारे में पर्याप्त है। आपने क्या किया? जैसे ही मुझे रिहा किया गया, मैंने मैक को फोन किया। मेगा को कुछ भी पता नहीं है। अगर वह वापस आता है तो मेगा मुझे तुरंत बता देगा। फिर मैंने सभी पागल घरों को निगरानी में ले लिया। वह बहुत दूर नहीं जा सकता, वे उसे जाने नहीं देंगे, वह बहुत स्पष्ट है। आगे बढ़ो। मैं अपने आदमियों को पुलिस के पास ले गई। मैंने आदेश दिया है कि आदेश के सभी उल्लंघनों पर नजर रखी जाए, जिसमें ट्रैफिक उल्लंघन भी शामिल हैं। उसके पास दस्तावेज नहीं है। मैंने मुझे सभी अनिर्दिष्ट बंदियों की रिपोर्ट करने का आदेश दिया है। उसके पास भागने का मौका नहीं है, भले ही वह चाहे। मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन की बात है। यह एक साधारण सी बात है। सरल। इससे आसान क्या हो सकता है? कार में बैठें, टीवी सेंटर पर जाएं और किसी व्यक्ति को यहाँ लाएं। लेकिन आप ऐसा कर भी नहीं पाए। यह मेरी गलती है, लेकिन परिस्थितियों का यह संयोजन। मैंने परिस्थितियों के बारे में काफी कुछ कहा। क्या वह सचमुच पागल दिखता है? यह कहना मुश्किल है। शायद वह किसी भी चीज की तुलना में एक बर्बर की तरह दिखता है, अच्छी तरह से धुली हुई और अच्छी तरह से तैयार की गई गांठ पर। लेकिन मैं आसानी से ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकता हूँ जहाँ वह पागल दिखता है। और फिर वह शाश्वत मूर्खतापूर्ण मुस्कान, सामान्य भाषण के बजाय वह पागल प्रलाप। और वह पूरी तरह से बेवकूफ है। यह साफ है। मैं आपके उपायों का स्वागत करता हूँ। और यहाँ एक और बात है, फंक। अंडरग्राउंड के संपर्क में रहें। क्या? अगर आप उसे अगले कुछ दिनों में नहीं ढूंढते हैं तो वह निश्चित रूप से भूमिगत दिखाई देगा। मुझे नहीं पता कि एक बर्बर व्यक्ति को भूमिगत रूप से क्या करना चाहिए। भूमिगत क्षेत्र में बहुत सारे जंगली लोग रहते हैं। और मूर्खतापूर्ण प्रश्न मत पूछो, बल्कि वही करो जो मैं तुमसे करने को कहता हूँ। अगर तुम फिर से चूक गए तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। मैं इसे दूसरी बार मिस नहीं करने जा रहा हूँ। मैं आपके लिए खुश हूँ। और क्या? लिस्टर के बारे में एक दिलचस्प अफवाह। लिस्टर के बारे में? असल में क्या है? क्षमा करें, बांडरर। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं इसे अपने कान में फुसफुसाना पसंद करूंगा।